इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम ये देख रहे हैं कि एलओसी पे वायलेशन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। नाउ एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आप आए गए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है? तो ये बैक टू बेसिक्स या डोंट स्किप द बेसिक्स सीरीज का ये पर्पस है कि आपके साथ जो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है या न्यूज में कोई ऐसा टॉपिक जो कि अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, उसके बारे हम आपके साथ डिस्कशन करें एक बहुत बेसिक पर्सपेक्टिव से। नाउ वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन 2026 और 27 और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दिस टाइम, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं और इसके बारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कोई आपसे पूछे कि एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अधिकतर बच्चों को लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भी आता है। टेक्निकली जम्मू कश्मीर फिजिकल बॉर्डर्स तो टच करता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर में पूरा जम्मू कश्मीर नहीं आता। एलओसी में कौन सा पार्ट आता है कश्मीर का? तो ये सब चीजें आज हम यहां पे समझेंगे, बहुत क्विकली समझेंगे, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस टेबल जो आपके साथ मैंने डिस्कस करा है। तो आज के पूरे वीडियो में यू विल सी मेनी मैप्स एंड आल्सो यू विल सी टेबल्स। तो इंटरनेशनल बॉर्डर, देखो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ कंट्रोल मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी टेबल को पढ़ो, डिटेल में समझाऊंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? वर्किंग बाउंड्री है। इट्स लाइक अ वर्किंग बाउंड्री जो कि मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, जो कि डीमार्केट करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को। नाउ मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर कश्मीर, यस कश्मीर हमारा है, लेकिन जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं टेक्निकल लीगैलिटी में, वो चीजें आपको बता रहा हूं। कुछ बच्चों को इस बात का लगेगा कि सर आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कैसे कह दिया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कैसे कह दिया। प्लीज इस निटी-ग्रिटीज में मत जाएं। जो टेक्निकल चीजें जो ऑन ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसके आधार पर हमको यह समझना जरूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ डीमार्केशन, is not an internationally recognized boundary, but it is a demarcation. It is a military control line जो कि इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर को डीमार्केट करता है विद द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगेन ये इंटरनेशनल बाउंड्री या बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ। दिस इज अगेन अ मिलिट्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रैडक्लिफ लाइन, वेल रैडक्लिफ लाइन सर साइरल रैडक्लिफ, ये एक ओरिजिनल डिमार्केशन था which was based upon the Radcliffe line. The purpose of emergence of the Radcliffe line was because of the communal riots which was happening just before the partition. और Radcliffe line जो बनाई गई थी between India and Pakistan, and तब के पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश भी था, ईस्ट पाकिस्तान, that was basically, this line was basically drawn dividing the Hindu and the Muslim denominated areas. मैकमोहन लाइन आती है आपके अरुणाचल सेक्टर में, जो कि डिमार्केट करता है अरुणाचल को फ्रॉम चाइना। अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे जाके डिटेल में, लेकिन वन बाय वन शुरू करते हैं। एलओसी की बात करते हैं। मैं ना यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये देखो ये है अखनूर, ठीक है, अखनूर। यहां से आपका एलओसी शुरू होता है, यहां से आपका लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होता है। मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था, तो मेरे को था कि इसको डिटेल में एक वीडियो बनाता हूं ताकि बच्चों को डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ सके। अखनूर से आपका लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होता है और ये टर्मिनेट कहां होता है? यहां पे। ये पॉइंट कौन सा है? NJ9842। यानी कि ये जो NJ9842 है, ये क्या है? नॉर्थ पॉइंट ऑफ एलओसी है, ठीक। अब इसके आगे ये क्या है? ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के कब्जे में ही है, भारत ने ऑक्यूपाई करा है, इसके चलते ऑपरेशन मेघदूत भी हुआ था, ठीक है। अब किसी को इस बात का बुरा लगता है कि मैंने सर ने ये क्या कह दिया कि भारत के कब्जे में है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज के बीच में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, ठीक है। देखो फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब आप कहते हो कि सर आपने ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह दिया, आपने रीऑक्यूपेशन कह दिया, मैं भी उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितना आप हैं, लेकिन कुछ जो चीजें जो ग्राउंड रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं उनको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तो सियाचिन ग्लेशियर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी और हमने सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई किया था 1984 में। व्हाई? बिकॉज एलओसी तो यहां तक टर्मिनेट हो गया पॉइंट NJ9842 तक, उसके बियॉन्ड क्लैरिटी नहीं थी कि उसके बियॉन्ड जो एरिया है,
यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, वो किसके पास होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च किए थे। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड इज द सियाचिन ग्लेशियर, जो कि हिंदुस्तान की आर्मी ने ऑक्यूपाई किया था 1984 में। ना अब आपको यह समझना है कि ये एलओसी का जो जन्म हुआ था, एलओसी का जो निर्माण हुआ था, यह हुआ था अंडर द शिमला एग्रीमेंट, अंडर द शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल का जो मोडालिटीज थी फॉर्मुलाइज हुई थी। लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल का जो प्रीडिसेसर था, इससे पहले था सीज फायर लाइन, सीएफएल, सीज फायर लाइन, जो कि कराची एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया था। मैं उस पर भी आऊंगा, घबराइए मत, एक वन बाय वन हम सब चीज करेंगे। तो एलओसी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है। देखो 1947 में जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तब पहली लड़ाई भी हुई। कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए जो पाकिस्तान के जो ट्राइबल लोग थे, जो पठान लोग थे, उन्होंने आर्मी के साथ हमला किया कश्मीर की वादियों पे और कुछ एरियाज कैप्चर करे, जिसको आज हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑक्यूपाई किया था। नाउ तब से सिलसिला शुरू होता है ऑन दी मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के। चलो पार्टीशन तो हो गया, पार्टीशन तो हो गया, रैडक्लिफ लाइन बन गई जो कि इंडिया पाकिस्तान को डिमार्केट कर रही है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे यानी कि बांग्लादेश। लेकिन जब कश्मीर की बात आई तो कश्मीर में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज यू नो कि कश्मीर बाद में मर्ज हुआ टू द यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन कश्मीर, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी पीछे कमेंट भी आया था कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पाकिस्तान की आर्मी ने इतने सालों से बनाया हुआ है, जबकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड है दैट जम्मू एंड कश्मीर, द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन दिस फाइट हैपेंड, द फर्स्ट वॉर हैपेंड, तब उस वक्त क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन को बीच में मीडिएट करना पड़ा। दोनों देश नए नए आजाद हुए थे। यूनाइटेड नेशन ने बीच में मीडिएट करके एक सीज फायर लाइन बनाई, एक सीज फायर ब्रोकर किया, जिसको हम सीएफएल कहते हैं, सीज फायर लाइन कहते हैं, जो कि प्रीडिसेसर है एलओसी का। ज्यादा डिफरेंस नहीं है सीएफएल में और एलओसी में, एक ही बात है। अब कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 में, कराची एग्रीमेंट ऑफ जुलाई 1949, इसने सीज फायर लाइन को फॉर्मलाइज किया, जो कि अगेन मनावर सेक्टर से शुरू होता है नियर अखनूर इन जम्मू, एंड दिस वेंट ऑन ऑल द वे अप टू दी पॉइंट NJ9842 जस्ट बिलो द सियाचिन ग्लेशियर एरिया। तो ये आपका सीज फायर लाइन है, मनावर से शुरू होता है नियर दी अखनूर सेक्टर और ये जाता है पॉइंट NJ9842 तक। अगेन सीज फायर लाइन में भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो एरिया है सियाचिन ग्लेशियर, ये किसका होगा, कौन ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा यहां पे देखो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया का नाम क्या है शक्सगम वैली। तो ये जो एरिया है, मैं आपको अगेन मैप पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे पीछे जाके ये देखिए, ये शक्सगम वैली है। ये वो एरिया है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया आफ्टर 1947, आफ्टर द फर्स्ट वॉर। लेकिन ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया आफ्टर द 1962 वॉर विच हैपेंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो ये शक्सगम वैली आ गया, विच वॉज पहले अ पार्ट ऑफ द पीओके, बाद में ये एरिया सीड कर दिया टू द चाइनीज। और शक्सगम वैली के नीचे आपका यहां पे आ गया सियाचिन ग्लेशियर, which is controlled by India. It was of course claimed by Pakistan, but those claims are baseless. But this is controlled by India, the Siachen Glacier. ठीक, हमको सीज फायर लाइन के बारे में पता लग गया। सीज फायर लाइन और एलओसी कहां पे टर्मिनेट होती है, दोनों का ओरिजिन पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट सेम है। सीज फायर लाइन और एलओसी के बियॉन्ड का जो एरिया है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ऊपर शक्सगम वैली है। यहां पे आपका क्या आ जाता है, यहां पे आपका अक्साई चिन आ जाता है। ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया यहां से शुरू हो जाता है। तो जो अक्साई चिन है वो आपका वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी बनाता है, उस पे भी आएंगे बाद में, एलएसी पे बाद में आएंगे। अब कराची एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ वो एक सीज फायर एग्रीमेंट था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एंड दिस वाज अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ अ थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी वाज यूनाइटेड कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां पे ग्राउंड वर्क ले किया फॉर द सीज फायर लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बाद में जाके अंडर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 एलओसी बनती है। ऑलराइट, और कराची एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था, इस एग्रीमेंट के चलते UNMOGIP यानी कि यूनाइटेड नेशन जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी प्रेजेंस को भी लेजिटिमाइज किया।
उसकी प्रेजेंस को भी अक्रॉस दिस सीजफायर लाइन लेजिटिमाइज किया कि लुक, यूएन ने कहा कि हम मीडिएट करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी डिस्प्यूट्स हैं। ऑलराइट, अब ये कराची एग्रीमेंट को, जो सीजफायर लाइन जो स्टैब्लिश हुआ था, इसको रीनेम करा गया एज द एलओसी अंडर द 1972 शिमला अग्रीमेंट। व्हेन डिड द शिमला अग्रीमेंट हैपन? इट हैपेंड 6 to 7 months आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी। बांग्लादेश को आजाद कराया भारत की आर्मी ने। 90,000 पाकिस्तानी फौजी सोल्जर्स हमारी कैद में थे, उनको हमने रिहा किया, उनको हमने रिलीज किया अंडर द शिमला अग्रीमेंट। बदले में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अग्री करा लाइन ऑफ कंट्रोल की कंडीशंस पे। तो शिमला अग्रीमेंट हुआ था, तब भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो के नाना जी, जो कि अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो उनके नाना जी। अब ये शिमला अग्रीमेंट के चलते जो 90,000 पाकिस्तान की फौज के जो सिपाही थे, जो कि हमने कैद किए थे बांग्लादेश की लड़ाई के बाद, उनको भी हमने रिहा करने के लिए मंजूरी दी कि हाँ, उनको हम रिहा कर देंगे, लेकिन बदले में आपको कंडीशंस माननी पड़ेंगी। एलओसी को फॉर्मलाइज किया। अब एलओसी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री नहीं है, एलओसी एक वर्किंग बाउंड्री है, मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। यह बात मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। मेन प्रोविजंस क्या थे शिमला अग्रीमेंट के? पहला था कि भाई जो हमारा मसला है, जो भी मुद्दा है, उसको पीसफुली बायलेटरली ही रिजॉल्व करेंगे। दूसरी बात, एलओसी की सैंक्टिटी को और मान मर्यादा को रिस्पेक्ट करेंगे, हम एलओसी की सैंक्टिटी को वायलेट नहीं करेंगे। तीसरी बात, डिप्लोमैटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना, जितना हो सके अमन शांति और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे काम करेंगे विदाउट वायलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एलओसी। एंड देन इंडिया ने एग्री किया कि हाँ, हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स वापस भेजेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस करी गई थी एलओसी एग्रीमेंट में कि देयर विल बी नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि कश्मीर के मुद्दे को लेके कोई यूएन, कोई यूके, कोई यूएसए, चाइना, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी मामला होगा बायलेटरली रिजॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so significance of Shimla agreement: number one, bilateralism established, that there will be no third party involved. LOC would be the de facto border as far as Jammu and Kashmir is concerned between India and Pakistan, and also बात यहां पे करेगी कि ये LOC agreement एक फ्यूचरिस्टिक एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां पे हम आगे जाके इंडिया पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को कल्टिवेट कर सकते हैं और अमन शांति की बातें कर सकते हैं। अब 2021 में, जस्ट 4 years बैक, सीज फायर एग्रीमेंट ऑफ 2021, ये पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल बाजवा, उनकी तरफ से अनाउंस हुआ था कि हम कंप्लीट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज करेंगे। वी विल कंप्लीटली सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी कि किसी भी किस्म का हॉस्टाइल बिहेवियर बाय आवर आर्मी और बाय एनी मिलिटेंट वुड नॉट हैपन ऑन द एलओसी। This was 2 years after the Pulwama attack and also 2 years after the abrogation of Article 370. This was a very very rare moment. Of course, पाकिस्तान उस जमाने में 2021 में ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान तो वैसे भी अभी गरीब बना हुआ है और तभी भी पाकिस्तान के पास ज्यादा पैसे थे नहीं, एंड पाकिस्तान को इस बात की समझ आ गई थी कि भैया अपनी इकोनॉमी को पटरी पे लेके आने के लिए पहले तो हमको इंडिया के टुवर्ड्स जो अपना रवैया है वो ठीक करना पड़ेगा। और देयरफॉर 2021 फरवरी 2021 की बात है, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान ने कहा एक सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस किया, व्हिच वाज अगेन अ कमिटमेंट ऑफ अ सिमिलर सीज फायर एग्रीमेंट जो कि 2003 नवंबर 2003 में भी अनाउंस किया गया था। तो हमने कराची एग्रीमेंट के बारे में समझा 1949, जहां पे सीज फायर लाइन हुआ। शिमला अग्रीमेंट के बारे में हमने समझा 1972, जिसको रीनेम करा एज दी एलओसी, सीएफएल को रीनेम करा एज दी एलओसी। देन सीज फायर एग्रीमेंट 2003 में हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अक्रॉस दी एलओसी। दिस वाज बैक इन नवंबर 2003, एंड देन अगेन 2021 में एक रिवाइवल ऑफ अ सिमिलर एग्रीमेंट ऑफ 2003 जैसा हुआ कि दे विल बी नो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और फायरिंग अक्रॉस दी एलओसी। ये इस बात का अग्रीमेंट, इस बात की कमिटमेंट पाकिस्तान की आर्मी ने दी। लेकिन हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं, आए गए दिन सीज फायर वायलेशन होता रहता है, और आए गए दिन पाकिस्तान की आर्मी से ज्यादा जो नॉन स्टेट एंटिटीज हैं, लश्कर ए तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, उनके मिलिटेंट्स, आतंकवादी, टेररिस्ट्स,
वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे जवानों को, हमारे सिपाहियों के साथ लड़ाई करने में, उनको मारने में। सो देयरफॉर ये टर्म एलओसी बहुत ज्यादा न्यूज में अभी भी है, न्यूज में चलता रहता है। एलओसी के बारे आपको इतनी जो जानकारी आज मिली है, आई होप ये आपके फायदे में हो कि एलओसी कहां शुरू होता है, कहां टर्मिनेट होता है, एलओसी का बुनियाद क्या था, एलओसी कब बना था, उसका प्रीडिसेसर क्या था, आज उसकी वास्तविकता क्या है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफिशियल बाउंड्री है विच इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में। दो बातें यहां पे समझनी है। देखो, आप ये मैप में अगर देखो, यहां पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं विद पाकिस्तान। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो हमने एलओसी बना दिया, यानी कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर फिजिकल बॉर्डर टच जरूर करता है विद पाकिस्तान, लेकिन जम्मू कश्मीर में से केवल 200 किलोमीटर की टेरिटरी है, यानी कि द रीजन विच इज बिलो अखनूर। यहां पे आपको मैंने बताया था ना अखनूर के बारे, जहां से एलओसी शुरू होता है। मैप को ध्यान से देखो, ये देखो, ये अखनूर है। तो अखनूर से जो नीचे वाला रीजन है एंड गोइंग साउथवर्ड्स टुवर्ड्स पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, वहां से आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट बिलो द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द एलओसी। बात समझ आ रही है? जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ एलओसी है वो अखनूर सेक्टर है, उससे नीचे शुरू होता है, उसके नीचे से शुरू होता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो देयरफॉर 200 किलोमीटर की टेरिटरी है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आती है विद पाकिस्तान। उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात आता है। यहां पे सरक्रीक है जो कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ऑफ द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये कहां तक टर्मिनेट होता है? टुवर्ड्स द पॉइंट बिलो अखनूर। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है। यहां पे आपका ईस्ट पाकिस्तान आ गया था, अब तो चलो बांग्लादेश बन गया, लेकिन पहले ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर का ही पार्ट था। तो पहले क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि आपका वेस्टर्न पाकिस्तान क्या था? 2 प्रोविंसेस का बंटवारा हुआ, एक पंजाब का, एक बंगाल का। तो जो वेस्टर्न बॉर्डर था वो पाकिस्तान के साथ, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्टर्न बॉर्डर था यानी कि वो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश के साथ। सो देयरफॉर ये टेरिटरीज वेल डिफाइन करेगी थी आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द 1947 पार्टीशन। रैडक्लिफ लाइन के तहत यह तय किया गया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, व्हिच वाज रैडक्लिफ लाइन भी जो बनाई गई थी दैट वाज बेस्ड अपॉन प्योरली रिलीजियस लाइंस। कोई ऐसा वहां पे कोई लॉजिक तो लगाया नहीं गया था, रिलीजियस लाइंस के अक्रॉस आपने वो बॉर्डर डिमार्केट किया था। अब ये देखो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करती हैं। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर पड़ता है वो एलओसी है, दैट इज द मिलिट्री कंट्रोल लाइन डिमार्केटिंग इंडियन कंट्रोल कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑलराइट, ओके, नाउ स्टेट वाइज बॉर्डर लेंथ की बात करें। जम्मू कश्मीर का वैसे तो बॉर्डर लगभग 1222 किलोमीटर का पड़ता है, लेकिन आईबी में, इंटरनेशनल बॉर्डर में, जम्मू कश्मीर का महज 200 किलोमीटर का है। पंजाब ऑलमोस्ट 550 टू 570 किलोमीटर का बॉर्डर पंजाब का है। राजस्थान का अराउंड अबाउट 1100 किलोमीटर का। गुजरात का भी 510 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है पाकिस्तान के साथ। अब रैडक्लिफ लाइन इज द बॉर्डर लाइन विच वॉज ड्रॉन टू सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान जब पार्टीशन हो रहा था। रैडक्लिफ लाइन एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर। अब ये पार्टीशन जो हुआ था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपने इतिहास पढ़ा है, दैट वाज प्योरली बेस्ड अपॉन रिलीजियस लाइन कि 2 अलग से देश बनाने, एक हिंदूज के लिए, एक मुस्लिम्स के लिए। ये लॉजिक था पार्टीशन का। ऑल्दो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, बुद्ध धर्म के भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। हमारे यहां पे ज्यादा मुस्लिम्स हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन एक नारो टर्म में लॉजिक दे दिया गया था, बहुत एक नारो एक विजन दे दिया गया था कि जो पार्टीशन हुआ है दैट इज अक्रॉस, दैट इज ओनली कि बंटवारा ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये बहुत एक नारो डेफिनेशन दिया गया था हमारे पार्टीशन का। स्टार्ट पॉइंट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का वो सरक्रीक है जो कि गुजरात में है। एंड पॉइंट जहां पे एलओसी शुरू होने से पहले जो पॉइंट आता है वो एंड पॉइंट है, यानी कि अखनूर के नीचे। तो स्टेट्स कवर्ड अक्रॉस द आईबी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। सो नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरनेशनल बॉर्डर का वो नीचे से है, साउथ से है, यानी कि सरक्रीक से है। सरक्रीक का भी आपको मैं मैप दिखाऊंगा। ये देखिए सरक्रीक है,
ये आपका सरक्रीक बाउंड्री क्लेम्ड बाय इंडिया, ये जो डॉटेड आप रेड लाइन देख रहे हैं, और ये बाउंड्री क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, ये जो मैंने लाल पेन से ड्रॉ करी है। अब सरक्रीक जो है ये एक बहुत नारो 97 to 98 किलोमीटर नारो एस्चुरी है। यहाँ पे फिश कैप्चर बहुत अच्छा पाया जाता है और यहाँ पे मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सो दैट इज वन रीजन कि पाकिस्तान इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई करना चाहता है। ऑल्दो ये सरक्रीक का डिस्प्यूट इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जितना कश्मीर का है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो सरक्रीक है, जो एस्चुरी है, वो उसके टेरिटोरियल वाटर्स का हिस्सा है। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरनेशनल बॉर्डर का इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो सरक्रीक से शुरू होता है। सरक्रीक अभी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, हमारे टेरिटोरियल एरियाज में आता है। दैट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। देन बात करेंगे एजीपीएल की, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन की। अब मैंने आपको एलओसी का मैप दिखाया, ठीक है, एलओसी का मैप दिखाया, यहां पे आपका पॉइंट एनजे 9842 आ जाता है। अब इसके बियॉन्ड आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अब जब एलओसी बना तब यह तो नहीं तय किया गया कि एलओसी के बियॉन्ड वाला जो एरिया है यानी कि सियाचिन ग्लेशियर वो किसका होगा, ठीक है, वो किसका होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एजीपीएल बना, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी की नजर सियाचिन ग्लेशियर पे थी काफी समय से, और इसके बीच में पाकिस्तान भारत के बीच में लड़ाई भी हुई, ऑपरेशन मेघदूत हुआ। अब एजीपीएल यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये रेफर करता है टू द डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री इन द सियाचिन सेक्टर, इन द सियाचिन ग्लेशियर। अगेन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन दिस ओनली डीमार्केट्स द करंट पोजीशंस व्हिच इज हेल्ड बाय बोथ द कंट्रीज। मैं आपको यहां पे भी दिखाता हूं एजीपीएल, देखो यहां पे आपका 9842, यहां पे आपका एलओसी टर्मिनेट हो गया, ये आपका सियाचिन सेक्टर है। आपका जो सियाचिन सेक्टर यानी कि एजीपीएल का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पास, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा पास इसको कहते हैं, दिस इज इंदिरा पास, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। अक्साई चिन आ गया यहां पे आपका अक्साई चिन आ गया, तो यानी कि अक्साई चिन के ईस्ट में आता है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका एलएसी है, ये जो लाइन है आपकी एलएसी है, आगे आके आपको एलएसी के बारे में बताऊंगा, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑलराइट, सो द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द एजीपीएल इज इंदिरा पास। ये आपको बात पता लग गई। तो यहां पे हमने एजीपीएल की बात कर ली, ठीक है, फुल फॉर्म एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज, स्टार्ट्स फ्रॉम एनजे 9842 जहां पे एलओसी खत्म होता है, और ये कहां पे, और एजीपीएल कहां पे खत्म होता है, इंदिरा पास में। इंदिरा पास में ना, इंदिरा पास अगर आप ध्यान से देखें दिस इज नियर, ये रहा आपका इंदिरा पास, ये है आपका इंदिरा पास। अब ये जो इंदिरा पास है दिस इज ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। दिस पास इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। व्हाई? बिकॉज देखो ये जो एरिया है इंदिरा पास के ऊपर वो शख्सगम वैली का है जो कि चाइना के पास है। देन यहां पे आपका पीओके आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन आ जाता है, नीचे आपका इंडिया का रीजन आ जाता है। सो देयरफॉर ये जो रीजन है ऑफ कोर्स वी वुड ऑब्वियसली क्लेम इवन अक्साई चिन एंड द पीओके रीजन एज वेल। पूरा का पूरा जो कश्मीर है वो हमारा ही है और हम अपने मैप्स पे बहुत गर्व से ये पूरा का पूरा रीजन अपना ही दिखाते हैं। ऑफ कोर्स वी विल क्लेम अक्साई चिन एंड गिलगित बल्तिस्तान रीजन इन द टाइम्स टू कम। हाउएवर यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग कि जो इंदिरा पास है, इंदिरा पास इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना as of things stand today. I am very much sure, I am as much a patriot as you are, that we would want कि कल को हम अक्साई चिन और even the गिलगित बल्तिस्तान region भी occupy करें, which is legitimately and rightfully the part of Kashmir. However, as things stand today, वो आपको मैं उस हिसाब से एक बात बता रहा हूं। Then LAC की बात आती है, line of actual control। ये देखिए LAC यहां से शुरू हो जाता है, ये यहां तक जा रहा है अरुणाचल सेक्टर तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये डी फैक्टो बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से डीमार्केट करता है। अगेन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल बाउंड्री नहीं है और दोनों देश डिफर करते हैं इसके एग्जैक्ट अलाइनमेंट पे, दोनों देश डिफर करते हैं। अब एलएसी जो है, ये देखो एलएसी, आपको एक और मैप दिखाता हूं। एलएसी 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कहां पे रहता है, वेस्टर्न सेक्टर में। जो अभी 2020 में गलवान वैली का जो हादसा हुआ था, गोगरा स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो, गलवान वैली में जो हादसा हुआ था, दैट वाज इन द वेस्टर्न सेक्टर। सबसे लीस्ट कॉन्टेंशियस सेक्टर है द सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में आपका उत्तराखंड और हिमाचल आ जाता है और ईस्टर्न सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। यहां पे अगेन अरुणाचल को चाइना एज द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत कहता है। तो अगर आप चाइना के मैप्स को देखेंगे वहां पे अरुणाचल को एज द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत
क्लेम किया जाता है। अरुणाचल सेक्टर में जो एक बाउंड्री लाइन आती है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। रैडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया के बीच में डिमार्केशन इन दी अरुणाचल सेक्टर। ये आपको बात पता हो। अब हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ दी एलएसी क्या है, अराउंड अबाउट 3500 किलोमीटर, लेकिन चाइना की इंटरप्रिटेशन इज 2000 किलोमीटर, बिकॉज चाइना अरुणाचल को अपना एलएसी का पार्ट नहीं मानता। चाइना अरुणाचल को अपना ही मानता है कि भाई वो अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ चाइना है, बिकॉज वो अपने मैप्स पे अरुणाचल को सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत कहलाता है। सो डी फैक्टो मिलिट्री कंट्रोल लाइन, दिस इज द, सो जो एलएसी है वो डी फैक्टो मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, दिस इज नॉट डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड। और जो इसका ओरिजिन है एलएसी का, दैट दिस स्टार्ट्स into usage, this term is used more often after the 1962 India China war, और इसका ऑफिशियल यूजेज पहली बार मेंशन किया गया था बाय द एक्स चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई in 1959 एंड अगेन in 1962 राइट आफ्टर द वॉर। ऑलराइट, और इसको फॉर्मलाइज किया गया है एलएसी को थ्रू वेरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अग्रीमेंट्स, जैसे कि 93 में जो अग्रीमेंट हुआ था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस द बॉर्डर, 96, 2005, देन 2013 में। सो सक्सेसिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एग्रीमेंट्स में एलएसी का जिक्र करा गया है। अब अगर मैं अरुणाचल की बात करूं, अरुणाचल सेक्टर में, तो 1914 में अगेन एक शिमला ट्रीटी हुआ था। अगेन तो शिमला में ही सारे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। आप सोचेंगे शिमला ट्रीटी हुआ था। अब वो 1914 में शिमला ट्रीटी में कौन कौन प्रेजेंट था? वहां पे ब्रिटिश इंडिया था, वहां पे तिब्बत था, और वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना था। अभी चाइना में कौन है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी है। तब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। तो ये ट्राई पार्टी अग्रीमेंट हुआ था, शिमला अग्रीमेंट, शिमला ट्रीटी 1914 में, जहां पे ये तय किया गया था कि जो अरुणाचल है दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ तिब्बत, दैट वुड बी वेरी मच अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन तब तिब्बत ऑटोनोमस था, अभी तो तिब्बत अनेक्स्ड है बाय चाइना। अब आज के टाइम पे, मतलब आफ्टर 1949, चाइना का ये आर्ग्यूमेंट है कि देखो तब 1914 में तो तिब्बत ऑटोनोमस था, अभी तिब्बत ऑटोनोमस नहीं है, अभी तिब्बत हमारे कब्जे में है। दूसरी बात, तब रिपब्लिक ऑफ चाइना था, अभी हम हैं, अभी हम कम्युनिस्ट चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो हम क्यों वैलिड माने 1914 की शिमला ट्रीटी को? इसी करके वो वैलिड नहीं मानते हैं। देयरफॉर अरुणाचल का नाम पहले क्या था? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो इसी करके वो अरुणाचल को आज भी अपना ही हिस्सा मानते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत कहते हैं। ऑलराइट, खैर डिटेल में बात करेंगे इस चीज के बारे। इंटरनल सिक्योरिटी में ना एक चैप्टर है बॉर्डर मैनेजमेंट का, तो उसमें ना डिटेल में मैं बात करता हूं इस चीज को लेके कि क्या हमारे जो बॉर्डर्स डिमार्केट हुए हैं। अभी तो चलो आपको मैंने ये विद इन हाफ एन आवर ये जो वीडियो बनाया है, वैसे सोचा था कि 15-20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन विद इन हाफ एन आवर ये जो वीडियो बना आपको ब्रॉडली आइडिया दिया है एलएसी के बारे, एलओसी के बारे, आईबी के बारे। उसमें तो एक डिटेल चैप्टर है बॉर्डर मैनेजमेंट का, जहां पे हम बहुत विस्तार से समझते हैं इंडिया के बॉर्डर्स को, नॉट ओनली विद पाकिस्तान बट विद चाइना, विद म्यांमार, विद भूटान, विद नेपाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं ना, देखो ये वीडियो तो हर किसी बच्चे के काम आने वाला है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या चाहे आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हो। अगर आप विस्तार से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, विस्तार से कायदे से अपनी जिंदगी का 1 साल अच्छी तरह से लगाना चाहते हो, और इंश्योर करना चाहते हो कि हाँ यार कि मैं डायरेक्ट गाइडेंस अपनी टीचर से लेना है, बीच में और कोई सो कॉल्ड मेंटर्स नहीं है, सिर्फ टीचर ही इन्वॉल्व रहेगा। अगर आप डायरेक्ट टीचर के गाइडेंस के अंडर ग्रो करना चाहते हो तो आओ इस बैच में जुड़ो, शेखर टू शिखर। इसका बैच 2 शुरू हो चुका है। प्राइस इज ओनली एट 39,999 यानी कि क्लोज टू 40,000। इस पे और डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और इस कोर्स में जुड़ें। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।